बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पीरा एक्ट 2024 जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसके चैप्टर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर 8 से स्टार्ट करना है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीपीएससी ने अपना प्लानर अपडेट कर दिया है और जो एग्ज़ाम 14-15 को आई गेस होना था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वो अब 28 सितंबर को हो रहा है और उसके फ़ौरन बाद एक्सपेक्टेड है कि पीरा का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग के पास टाइम कम है, तो हमें कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हमें ना इस एक्ट को, ये तमाम अपने लॉस हम ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी जीके भी करना है। ठीक है जी। तो और उसके अलावा हमें प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी जल्दी हर सेक्शन की जो है वो समरी बताती जाऊं, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों के नॉलेज में हो। अच्छा, ये सेक्शन जब आप रिवाइज करेंगे कि ये सेक्शन ये कह रहा है, अगर आप लोग चाहें तो आप बेशक उस समरी को, उस मीनिंग को उर्दू में लिख सकते हैं। मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप नहीं करूँगी, उसमें जो चीज़ भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। लेकिन थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी पीछे हो गए हैं और एग्ज़ाम बस सब सर पर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट हो और इमूवेबल इंक्रोचमेंट हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सेक्शन हैं। ठीक है, क्योंकि मूवेबल इंक्रोचमेंट को जो रिमूव करने का है, वो रिमूवल ऑर्डर है, वो तो दे सकता है ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लेकिन जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट है उसके लिए ईओ जस्ट एक इंक्वायरी करता है, जगह को सर्च करता है, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर वो पेश करता है हेयरिंग ऑफिसर को। देन हेयरिंग ऑफिसर जो है वो इशू करता है क्या, रिमूवल ऑर्डर। ठीक है, दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मूवेबल एंड इमूवेबल इंक्रोचमेंट। गॉट इट? सो टुडेज आवर चैप्टर इज चैप्टर 8 which is about issuance and delivery of notice। कि अब जाहिर है जो ऑफेंडर है उसको नोटिस भी तो हमने भेजना है, उसको नोटिस हम कैसे भेजेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 40 कहता है कि इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। सेक्शन का नाम हमें याद रखना है कि सेक्शन 40 जो है वो डील करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। सेक्शन 40 डील्स विद द के नोटिस किस सेक्शन के तहत भेजा जाता है, सेक्शन 40 के तहत। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद उसने कहा कि जो नोटिस आप सर्व करेंगे, ठीक है, ऑफेंडर को, वो एक या एक से ज़्यादा तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, 1 और मोर, ये देखिए उन्होंने कहा है 1 और मोर। अब उसमें आपको कुछ उसने तरीके बताए हैं, 3-4 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसने कहा पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में उसने सिर्फ इतनी सी बात की है कि जो भी ऑफेंडर है उसको आपका एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली जाके उसको बाय हैंड, ठीक है, डायरेक्ट उस ऑफेंडर को दिया जाएगा। ठीक है, कि ये लें जी, ये आपके अगेंस्ट जो है वो आपके नाम पे एक नोटिस इशू किया गया है, इसको रिसीव कर लें। ठीक है, अब सपोज जाहिर है बहुत से ऑफेंडर ऐसे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये गलत काम किया है, वो नोटिस लेने से इनकार कर दें इस पर्पज से कि बाद में हम कह देंगे हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जब बेशक वो नोटिस लेने से इनकार कर दे, लेकिन एक्ट के तहत यही समझा जाएगा कि क्योंकि उसको नोटिस दिया गया था, अब चाहे वो ले या ना ले, हमारी तरफ से नोटिस डिलीवर हो गया। और इसका सबूत क्या होगा कि जब वो ऑफिसर जो भी उसको देने जा रहा होगा ना, उसकी बॉडी पर क्या होगा, बॉडी कैम होगा। ठीक है, वो हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि देखें जनाब, अगर कल को मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको जाना पड़े कि हमने इस शख्स को ये नोटिस दिया था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस। ठीक है, कि आपने डायरेक्टली जाके उस ऑफेंडर को ही देना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास नोटिस देने का तरीका क्या है, सर्विस एट प्रेमिसेस। ठीक है, सर्विस का मतलब है नोटिस देना, प्रेमिसेस उसके इलाके, उसकी जगह पर। ठीक है, अब वो जगह कौन सी हो सकती है, वो 2 तरीके से हो सकती है। एक वो जगह हो सकती है जो कि उस जो ऑफेंडर है, ठीक है, वो उसकी मलकियत तो हो। ठीक है, जहाँ पे वो ऑफेंड हुआ है वो जगह उस शख्स की मलकियत है, लेकिन मतलब वो उस जगह का ऑनर है, लेकिन वो फिलहाल उसकी मलकियत में नहीं है। एक सूरत हाल ये हो सकती है। एक ये हो सकती है कि वो वहाँ का ऑनर तो ना हो, लेकिन वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है, तो वो ऑक्यूपाइंग की सूरत हमने पढ़ी थी टेनेंसी एक्ट में, टेनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आप उस जगह पे, अगर तो आप वहाँ के ऑनर हैं, ठीक है, और लेकिन वहाँ पे आप नहीं रह रहे, सही है, नंबर 1, या आप वहाँ के ऑनर नहीं है लेकिन आपने ऑक्यूपाई एटलीस्ट उसको किया हुआ है बीइंग अ टेनेंट। ठीक है, तो फिर या बीइंग एन ऑक्यूपाई आप ऑनर कब बनते हैं, ये भी हमने टेनेंसी एक्ट में पढ़ा था। वो कह रहा है इन दोनों सूरतों के अंदर ही आपका जो नोटिस है ना, उस जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ था। थर्ड तरीका हमारे पास क्या है, वो सी है। वो ये कहते हैं कि अफिक्सिंग ऑफ नोटिस, कि नोटिस को आप अफिक्स कर दोगे, यानी कि चिस्पा कर दोगे। कहाँ पे चिस्पा करना है कि या तो वो जो शख्स जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, उसकी रिहाइश के किसी भी प्रोमिनेंट प्लेस पे चिस्पा कर दो, या
वो फ़र्ज़ करें वो शख्स वहाँ पे नहीं रह रहा, लेकिन हमें पता था कि उसकी जो, अभी नहीं पता हमें वो कहाँ रह रहा है, लेकिन जो उसकी लास्ट रेजिडेंस थी, जो आखिरी बार जहाँ वो मिला था, हमें नज़र आया था कि वो रह रहा है, वो ये जगह थी। तो उसकी लास्ट रेजिडेंस पे आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, लास्ट रेजिडेंट जो भी उसकी जगह पे है, वहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, चाहे वो उसका घर है, चाहे वो उसका बिजनेस है, ठीक है, जो भी उसकी लास्ट रेजिडेंस है वहाँ पे उसको चिस्पा करेंगे आप, ठीक है। उसके अलावा जब ये चिस्पा कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे, मतलब नुमाया जगह पर। उसके बाद हमने क्या करना है कि पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर, उसके बाद हम इसको न्यूज़पेपर में भी डलवाएंगे। जो भी मुल्क का नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर है ना, डेली नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर, वहाँ पर उसमें ये छपवा दी जाएगी बात क्या कि फ़लाँ शख्स ऑफेंडर है और इसके अगेंस्ट ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका ये कि आप लोकल प्रोक्लेमेशन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, ड्रम बीटर एंड ड्रम बजाते हैं, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें एक गाँव है, एक मौज़ा है, वहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ढोल बजा के ये अनाउंस कर दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स के अगेंस्ट जो है वो क्या है, एक वो जारी कर दिया गया नोटिस, ठीक है। वो आप उस इलाके के जो लाउड स्पीकर है वहाँ पे भी ऐलान करवाते हैं। बेसिकली मकसद क्या है इन सब बातों का, ये कि हमारे पास सबूत भी रहे और लोग भी गवाह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो शख्स मुकर भी रहे कि येस मतलब नोटिस इशू किया गया था, इन लोगों ने मतलब लाउड स्पीकर पर भी ऐलान किया था, पब्लिक न्यूज़पेपर में भी आया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसने कहा कि जब ये जो सर्विस से मुराद है नोटिस, जब ये नोटिस एम्प्लॉय दे देगा, इज मेड बाय द एम्प्लॉय, ही शैल सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट ऑफ द नोटिस, ठीक है। तो उस नोटिस की उसने डुप्लीकेट कॉपी भी रखी हुई होगी, उसको वो सर्टिफाई करेगा, जिसमें मतलब सर्टिफाई करने से मुराद ये साइन कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि नोटिस हैड बीन सर्व्ड या फिर डिलीवर्ड टू द ऑफेंडर। क्लियर। ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 40 है, और सेक्शन 40 डील करता है नोटिस से। नोटिस के मैं तरीके देख लिए, एमसीक्यू भी आ सकता है, पर्सनल सर्विस भी हो सकती है, उसकी प्रेमिसेस पे भी हो सकता है, ठीक है, और उसको आप कन्फ्यूज के वो एफिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और लोकल न्यूज़पेपर में डालेंगे और ऐलान करवाया जाएगा, लोकल प्रोक्लेमेशन होगी। क्लियर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज, चैप्टर नंबर हमारे पास है 9 पेनल्टीज से डील कर रहा है। वो कह रहा है कि इसमें भी उसने कोई खास बात नहीं की, बस ये बताया कि इस एक्ट के तहत जो भी जुर्म करेगा, इस एक्ट में जो भी जुर्म बताए गए कि ये चीज़ ऑफेंस है, जैसे हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा था, आपने उसके काम में रुकावट पैदा की, एक ऑफेंस है, ठीक है, और या और कोई भी इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस हो रहा है वो अंडर पनिशमेंट होगा, ठीक हो गया। और वो उसके अगेंस्ट पे क्या होगी, एक पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो बस सेक्शन में 42 हमें क्या कहता है कि पिक्यूनियरी लिमिट्स फॉर द पेनल्टीज। अब पिक्यूनियरी का मतलब होता है समथिंग विच इज डेल्ट विद द मॉनेटरी वैल्यू, लाइक पैसे की, फाइनेंशियली लव से मतलब ये डील करता है पिक्यूनियरी वर्ड। मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ईओ है ना, ईओ हैज सम रिस्ट्रिक्शंस और सम जुरिस्डिक्शन या सम लिमिट्स, जिसमें वो रह के अपने लिमिट्स में रह के जो है ना वो फाइन इम्पोज कर सकता है। सपोज ईओ ने अगर 3 लाख तक इम्पोज कर सकता है, तो वो 3 लाख से ऊपर नहीं कर सकता, चाहे वो जुर्म 3 लाख से ऊपर का ही क्यों ना हो। क्लियर। तो इसी तरह हेयरिंग ऑफिसर की भी कुछ लिमिट्स है। हर जो जुर्म है ना पेनल्टीज के लिए वो पिक्यूनियरी लिमिट्स हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मैंने आपको मिसाल दी है कि ईओ जो है वो एक सर्टेन लिमिट है, ठीक है, जहाँ तक क्या कर सकता है, अथॉरिटीज़ ने जितना उनको बताया कि यहाँ तक आप जुर्माना लगा सकते हो, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर फलां लिमिट तक लगा सकता है। बात याद रखिएगा कि आईओ पेनल्टी ये जो फाइन है ना, फाइन इम्पोज नहीं कर सकता आईओ। क्लियर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में देखें, चैप्टर नंबर 9 में भी बस 2 ही सेक्शन थे, 41 और 42। 42 में हमने कहा है कि इस एक्ट के तहत जो भी जुर्म किया जाएगा वो ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और उसको फिर पनिश मिलेगी। और 42 के अंदर हमने क्या किया कि लिमिट है उस पेनल्टी की भी जो आप लगा रहे हैं, ठीक है। 43 में वो क्या कह रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर, जैसे डॉक्टर हमें कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि आप एहतियातन फिर भी सिक्योरिटी एंड बाउंड्स, यानी कि हेयरिंग ऑफिसर या तो खुद या फिर जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो, ठीक है, चैप्टर 8 के तहत जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो किसी भी पर्सन से एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवा सकता है सर्टेन अमाउंट का, या वो कहता है कि अपना कोई जामिन मुझे दो, ठीक है, कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हारे बदले फलां शख्स देगा। ये सिर्फ एहतियातन होता है कि ये शख्स अगर अपनी ज़बान से मुकर भी जाए तो हम उससे ये चीज़ वसूल कर सकें। छोटी सी बात है, कोई खास इसमें नहीं था। चैप्टर नंबर 11 उसके बाद आ जाता है ऑफेंसेस, कि अब कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिससे आपको पेनल्टीज मिलेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस का हमें सेक्शन भी याद रखना है। ऑफेंसेस डील करता है 44 से। नोटिस किससे डील कर रहा था? 40 से, ठीक है। वो कह रहे हैं हूसोएवर, चाहे वो इंटेंशनली, चाहे उसने इंटेंशनली, चाहे जानबूझ के, चाहे बगैर किसी वजह के, विदाउट कॉज, वो क्या करता है, उसको नोटिस दिया गया था। ए में वो कह रहे हैं उसको नोटिस दिया गया था, उसने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया। ठीक हो गया।
चाहे वो भाग गया वहां से या किसी भी तरीके से उसने उसको नोटिस को रिसीव करने से इनकार कर दिया, फर्ज करें उसके घर के बाहर चिस्पा किया था, उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके अलावा सेकंड में डिसओबे एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो उसको इशू किया गया था इस लॉ के तहत, एक्ट के तहत, उसने उसको भी डिसओबे कर दिया। तीसरा, उसको बुलाया गया था कि आपने फलां टाइम पे फलां दिन पे फलां अफसर के सामने पेश होना है, वो नहीं हुआ। कहने से मुराद ये कि ताबेदारी नहीं करा, बहुत ही बदतमीज किस्म की जो औलाद होती है ना उस तरह से है वो, ठीक है। उसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो नहीं दे रहा, ठीक है। उसके अलावा फेल टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, जो से कंसर्न ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी नहीं दे रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस दिखा रहा है किसी भी प्रॉपर्टी वाले से, फर्ज कर मैं कोई इंक्रोचमेंट उसने की हुई है, मैं रिमूव करने जा रही हूँ, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऑफिसर को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो से असिस्टेंट मदद प्रोवाइड करनी चाहिए, या और किसी भी तरह से काम को सर अंजाम देने के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्टेट की प्रॉपर्टी पे इंक्रोच कर रहा है, कोई मूवेबल रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी है मूवेबल, उसको अपनी मर्जी से रिमूव कर रहा है, मतलब समझ लें वो कहीं से कहीं ट्रांसफर कर दी, कहीं छुपा के रख दी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, ठीक है जी। ईपीओ को नहीं मान रहा, एब्सोल्यूट ऑर्डर को नहीं मान रहा, ईपीओ ईओ जारी करता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर हियरिंग ऑफिसर जारी करता है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉज, ठीक है। जितने भी ऑफेंस है उससे उसके ऊपर अगर कोई लगा है उससे भागने की कोशिश करता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, इन सब में उसको क्या मिलेगा, उस इन सब में उसकी सजा उसने बताई है कि उसको पनिशमेंट होगा ऑफ फाइन, सॉरी, विच में एक्सटेंड्स टू अप टू 6 months, 6 महीने की उसको मिलेगी इम्प्रिजमेंट, और उसको फाइन मिलेगा कितना, अप टू 300,000 यानी कि 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का। ये भी मिल सकता है 6 month की इम्प्रिजमेंट, 3 लाख की उसको फाइन भी मिल सकता है, या फिर ये दोनों भी मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? ऊपर वाले जो हमने जितने भी जुर्म किए की बात की है उन सब जराइम में। अच्छा, अब उसने कहा कि ये जो ऊपर वाले जुराइम की हमने बात की, ठीक है, इसमें से सेक्शन 45 हमें कहता है कि अगर कोई कंपनी ऐसा कोई ऑफेंस करती है, ऑफेंस बाय अ कंपनी, व्हेन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, सच कंपनी शैल बी लायबल, तो कंपनी को भी पनिशमेंट होगी, क्या वही उसको फाइन होगा, कॉस्ट और अदर कंपनसेशन स्पेसिफाइड फॉर द ऑफेंस, उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी फाइन है, जो भी कॉस्ट है, वो कंपनी को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा नोट स्टैंड एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 व्हेन इट इज प्रूव्ड, ये साबित हो जाता है कि द ऑफेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी निग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी, कि जो ऑफेंस हुआ है किसी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, लापरवाही की वजह से हुआ, वो हो सकता है डायरेक्टर ने की हो, मैनेजर ने की हो, सेक्रेटरी ने की हो, या किसी भी कंपनी के ऑफिसर ने की हो, ठीक है। तो वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या वो ऑफिसर, उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे कंपनी से क्या मुराद है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, हमने पहले भी कंपनी की डेफिनेशन की हुई है। सिंपल सी बात है कि चाहे कंपनी जुर्म करती है चाहे आम शख्स जुर्म करता है, ठीक है, सजा दोनों को ही मिलेगी। पर्सोनेटिंग अ मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है? पर्सोनेट करने का मतलब होता है कि मतलब झूठ मूठ का आपने रूप धार लिया है। सपोज कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी जगह पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी मैं तो ईओ हूँ और आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, और मैं वहाँ पे मतलब अपने शुरू कर देती हूँ, ऑफिसर बन गए, ठीक है, बड़े मुझे शौक हैं। तो अगर किसी ने भी ऐसे पर्सोनेट किया, अपने आप को कोई भी पब्लिक सर्वेंट बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो उसको क्या होगा, शेल बी लाइबल टू पनिश अंडर सेक्शन 170। अब ये याद रखना कि उसको जो पनिशमेंट मिल रही है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 170 के तहत मिल रही है, ठीक है। ये हमने गलती नहीं करनी पेपर में कि हम उसको उसकी सजा जो है वो भी हम क्या कर दें, इसी एक्ट के तहत कर दें। नो, जो भी पर्सोनेट करेगा शख्स, ठीक है, यानी कि उसने आपको मैंने आपको बता दिया पर्सोनेट से क्या मुराद है, खुद को ये शो करे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 170 के तहत सजा मिलेगी। उसके बाद आ जाता है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। अब ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कौन है? जाहिर है ये इसी पीरा के ऑफिसर होंगे जिनके पास अथॉरिटी है और वो उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिसेंसी बिहेव नहीं कर रहे, या कोई पर्सनल ग्रजेस रख लिए हैं किसी के साथ उन्होंने, और अथॉरिटी का वो किसी भी तरह से मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या आ सकता है, एक्सरसाइज द पावर बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी से बियॉन्ड, 3 लाख का जुर्माना लगाना है, 5 लाख का लगा रहे हो, अथॉरिटी से आपने तजावुज़ कर दिया ना, ठीक है। तो उसके अलावा किसी भी जगह पे आप एंटर हो रहे हो बगैर लॉफुल अथॉरिटी के, आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई, कोई आपके पास कॉज भी नहीं थी फिर भी, ठीक है, और मुलजरिम को जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है उसमें अननेसेसरी डिले कर रहे हो, जो कि एसडीओ पेश करता है, ठीक है। उसके अलावा
कोई आपने वो कह रहा है फॉल्टी और डिडक्टिव इंस्पेक्शन शुरू कर दी है, मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, ठीक है, इज गिल्टी ऑफ एनी विलफुल ब्रीच, जानबूझ के आपने इस लॉ के किसी भी प्रोविजन को तोड़ा है, विलफुली ब्रीच किया है, ठीक है। उसके अलावा आप इज गिल्टी ऑफ एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द इनसबऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आप किसी ब्राइबरी में, रिश्वत में पाए गए कि आपने किसी सीनियर के साथ बदतमीजी की, इनमें से कोई भी, तो आप क्या कहलाएंगे जनाब, आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है। और हम इसके डायरेक्ट पनिशमेंट पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीरा का ही कोई ऑफिसर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। देखिए, हमने नॉर्मल पर्सन के लिए सज़ा पढ़ ली है कि 6 महीने उसको इम्प्रिजमेंट थी और उसको 3 लाख तक जुर्माना था, ठीक है। अगर अथॉरिटी के अंदर का कोई बंदा करता है तो उसको भी 6 महीने की ही इम्प्रिजमेंट है, सेम जैसे आम बंदे को थी, लेकिन इसका जुर्माना कम है, ये है 100,000 और उसको 1 लाख का जो है वो जुर्माना होगा। क्लियर हो गया? ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि अथॉरिटी से कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है तो हमारे पास उसका क्या है, 1 लाख जुर्माना है, लेकिन वैसे कोई ऑफेंस करता है पर्सन, आम पर्सन, तो उसको 3 लाख का जुर्माना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, कि इंक्वायरी जो कंडक्ट करनी है कौन करेगा। ये मैंने आपको स्टार्ट के चैप्टर में बताया था कि आईओ के अलावा उससे ऊपर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारी इंक्वायरी को इनिशिएट करवा सकती हैं, इनिशिएट कर सकती हैं। ईओ इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है, एसडीओ कर सकता है, हेयरिंग ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। इनिशिएट मतलब टू स्टार्ट, टू कमेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कि ये लें जी इंक्वायरी मैंने इनिशिएट कर दी है, इसके ऊपर अब वर्क करें, सबूत इकट्ठे करें, उस जगह को इंस्पेक्ट करें और लाके मुझे रिपोर्ट दें, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने इन्होंने सारे अथॉरिटीज़ के नाम बताए हैं कि जो जो इंक्वायरी को इनिशिएट करा सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए आसान अल्फाज में कि आईओ से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे इंक्वायरी को इनिशिएट करा सकते हैं, या तो वो खुद से या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, ठीक है, या उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेफरेंस मिला हो, तो वो इंक्वायरी को इनिशिएट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसको कहा जाता है कि जनाब आप इंक्वायरी करें, वो अपने इंक्वायरी को प्रोसीड करता है, कंडक्ट इंक्वायरी, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा, जाहिर है उस जगह पर जाएगा, सर्च करेगा, रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा, मतलब सबूत कोई मिल रहे हैं वो इकट्ठा करेगा, वो जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब वो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी की पर्पज से फलान जगह पे गया, तो उस टाइम पे जो वो जिन रूल्स को फॉलो कर रहा होगा वो फॉलो कर रहा होगा, उसके पास पावर दूंगी, पावर ऑफ अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये हमें बात याद रखनी थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि जब इंक्वायरी इनिशिएट होती है हमारे अथॉरिटी की तरफ से या सीनियर ऑफिसर की तरफ से, उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर उस जगह पे जाके इंक्वायरी कर रहा होता है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। इस एक्ट की तो पावर होती हैं, लेकिन उसके पास और कौन कौन सी पावर होती हैं, वो सिविल कोड की उसके पास पावर आ जाती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है कि अब जब उसने सारी इंक्वायरी कर ली उसके बाद क्या होगा, फेट ऑफ इंक्वायरी फाइंडिंग्स। अगर तो इफ द एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड, इंक्वायरी के पे जो उस शख्स के ऊपर किसी भी ऑफेंडर के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, वो सच साबित नहीं होते, तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी शेल फाइल द इंक्वायरी। देखिए बड़े मजे की मतलब लॉ की टर्म्स होती हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है शेल फाइल द इंक्वायरी, कि इंक्वायरी को फाइल कर देगा, कहने से मुराद है कि वो उस इंक्वायरी को बंद कर देगा, ठीक है। फाइल का मतलब होता है बंद करना। लेकिन अगर इंक्वायरी में जो एलोकेशंस लगे थे वो प्रूव्ड हो गए हैं, ठीक है, वो शख्स गिल्टी साबित हुआ है, तो फिर इनिशिएटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, जिसने भी उस इंक्वायरी को इनिशिएट करवाया था, ठीक है, वो मैटर भेज देगी एसडीईओ के पास, ठीक है, और उसे कहेगी कि अब इसके ऊपर फर्दर रिकमेंडेशन देगी कि इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी कराई जाए, फर्दर प्रोसीडिंग कराई जाए, ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है तो पेनल्टी लगाई जाए, कोई पनिशमेंट मिलती है पनिशमेंट दी जाए। तो इस लॉ के, इस एक्ट के तहत जो भी प्रोसीडिंग फर्दर करनी है ना, अब इसके ऊपर साबित हो गया किसने जुर्म किया, आपने जो करना आगे इसके ऊपर किया जाए एक्ट के तहत, ठीक है। अगर इनिशिएटिंग अथॉरिटी मतलब मुतमईन नहीं हुई कि जो इंक्वायरी ऑफिसर ने काम किया है वो ठीक से किया है, या उसने जो कहा है कि ये इसके ऊपर साबित नहीं हो रहा, जो यह साबित हो रहा है, इंक्वायरी ऑफिसर के उस काम से इनिशिएटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एक मे ऑर्डर अ डी नोवो इंक्वायरी। अच्छा, अब हम लोगों ने ना पेपर में हमारे लीगल मैक्सिम्स भी हैं जो कि लैटिन ओरिजिन बेसिकल जिनका होता है, उनमें ये वर्ड डिनोवो भी आता है, ठीक है। तो डिनोवो इंक्वायरी का मतलब होता है ऐसी इंक्वायरी जिसको नए सिरे से शुरू करवाया जाए किसी और अफसर के थ्रू, ठीक है। तो अगर इनिशिएटिंग अथॉरिटी हम नहीं सेटिस्फाइड इंक्वायरी ऑफिसर के काम से, वो डिनोवो इंक्वायरी भी करवा सकती है, मतलब नए सिरे से इंक्वायरी करा सकती है किसी और ऑफिसर से, ये देखें थ्रू एनी अदर ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक हो गया। और टाइम वो कितना होगा इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स के लिए, इनिशिएटिंग अथॉरिटी ही इस बात को फिक्स करती है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि 24 घंटे या 3 महीने या फला है, ये फिक्स करना होता है इंक्वायरी इनिशिएटिंग अथॉरिटी ने। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। उसके बाद चलते हैं जल्दी जल्दी हम चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। चैप्टर 13 में कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है।
वो कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेबल भी समझे जाएंगे और नॉन बेलेबल भी समझे जाएंगे। अब इसमें हमने सारी इंक्वायरी वाली ऊपर वाली बातें जैसे हमने की हैं कि एसडीओ क्या क्या कर सकता है, इंक्वायरी खुद भी कर सकता है, ठीक है, कंडक्ट एन इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ, या तो वो खुद कर सकता है या फिर उसको कोई इंक्वायरी ऑफिसर ऊपर से उसको ऑर्डर आ जाए कि इसकी इंक्वायरी करो। किसी भी कन्वर्ट द फाइंडिंग्स ऑफ एन इंक्वायरी हेल्ड अंडर दैट इनटू एन एफआईआर, इंक्वायरी को कन्वर्ट कर सकता है एफआईआर में, ठीक है। अगर उसको इनिशिएटिंग अथॉरिटी ने रेकमेंड किया है एक एफआईआर, वो रजिस्टर भी कर सकता है ऑन द कंप्लेंट, ठीक है, या फिर और रिपोर्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये एसडीओ कर सकता है ये सारे काम, ठीक है। रजिस्टर एन एफआईआर डायरेक्टली इफ द सर्कमस्टांसेस आर सो ग्लेरिंग, खुद से भी डायरेक्ट बगैर इंतजार किए कि ईओ भी कोई वो दे अपनी रिकमेंडेशन, खुद से भी उसने कहा कि वो क्या कर सकता है एफआईआर को डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है। उसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये तो एसडीओ की बात है, उसके अलावा उसने कहा ईओ एंड हियरिंग ऑफिसर शैल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज द फाइन्स, हमें पता ही है फाइन ये लोग लगा सकते हैं और कोई भी इस एक्ट के तहत एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। सारी रिपीटेडली बातें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट, इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस होगा वो ट्रायबल होगा अंडर अ मैजिस्ट्रेट, और वो मैजिस्ट्रेट कहाँ से आएगा, उसमें वो मैजिस्ट्रेट जिसको अपॉइंट किया गया था कोड के सेक्शन 14A के तहत। वो आपसे पूछेगा पेपर में कि जो मैजिस्ट्रेट है उसे किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है, उसको सेक्शन 14A ऑफ कोड यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत अपॉइंट किया जाता है। खैर, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन में उसने कहा है कि कोई भी कोर्ट सिवाय उस कोर्ट के जो इस एक्ट के तहत बनी है, मतलब उसकी इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि किसी भी ऑफिसर ने कोई इंक्वायरी किया वो उसके ऊपर सवाल उठा सके। यहाँ पे उसने सिंपल सी बस ये बात की है, ठीक है। कोई भी एक्शन उन्होंने लिया उसकी वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन को वो क्वेश्चन नहीं कर सकती, वैलिडिटी ऑफ एक्शन को। खैर, उसके बाद हम आते हैं 51 पे। 51 बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं एनी ऑफेंडर कंप्लेनेंट अग्रेड बाय एक्शन ऑर्डर और पेनल्टी इंपोज बाय मे सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। ये हम शुरू में बात कर चुके हैं, सारी बातें जो अब आ रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है हमेशा हियरिंग ऑफिसर के सामने, ठीक है। हाँ, अगर आप उस रिप्रेजेंटेशन के जवाब में आप खुश नहीं हो हियरिंग ऑफिसर के फैसले से, फिर आप आगे जाओगे कमिश्नर के पास, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसके सामने फाइल होती है, बस आपने ये याद रखना है, बिफोर द हियरिंग ऑफिसर, ठीक है, जो कि 17 स्केल का होता है। उसके बाद आ जाती है, देखें रिप्रेजेंटेशन के बाद अगली बार यही अपील्स की सेक्शन याद रखना है 52, रिप्रेजेंटेशन 51 और ये अपील 52, ठीक है। कोई भी ऑफेंडर, मैं आपको इसको समरी करके बता देती हूँ, जिसको मसला था कि हियरिंग ऑफिसर ने जो भी फैसला किया वो ठीक से नहीं किया, वो उसके जवाब में 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील दायर कर सकता है, ठीक है। किसके सामने अपील एक जाहिर करेगा, कमीशन के सामने, अपने डिवीजन के, ठीक है। सबसे पहले उसने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी हियरिंग ऑफिसर को, अब वो किसको दे रहा है, कमिश्नर को दे रहा है 30 दिन के अंदर अंदर। और कमिश्नर ने इस बात का फैसला कितने दिन के अंदर अंदर करना है, कमिश्नर ने 45 डेज के अंदर उसने फैसला सुना देना है। अब वो शख्स जो एग्री पर्सन है उसे कमिश्नर का फैसला भी पसंद नहीं आता अगर सपोज, तो वो किसके पास जाएगा, वो भी सेकंड अपील, पहली अपील तो उसने कमिश्नर को की थी ना, अब वो सेकंड अपील अपनी फाइल करेगा कोर्ट के सामने, ठीक है। और कितने दिन के अंदर अंदर, अगेन 30 डेज के अंदर अंदर वो फाइल करेगा। और कोर्ट ने कितने दिन में फैसला सुनाना है, कोर्ट ने 90 डेज के अंदर अंदर फैसला सुनाना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर अब फर्ज करें मैं एग्रीव्ड हूं, मैं सबसे पहले अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करूंगी हियरिंग ऑफिसर के सामने, उसका फैसला मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उनके फैसले के अगेंस्ट जाऊंगी कमिश्नर के पास 30 दिन के अंदर अंदर। कमिश्नर अपना फैसला सुनाएंगे 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद मुझे कमिश्नर का भी फैसला पसंद नहीं आता तो मैं जाऊंगी कोर्ट के पास 30 दिन के अंदर अंदर, अगले 30 दिन के, ठीक है। और कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगे 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस कमिश्नर वाला, कि अगर कोई भी शख्स इस एक्ट के तहत किसी भी एम्प्लॉय से ना खुश है कि इसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, कुछ भी किया, उसके खिलाफ वो एक फाइल कर सकता है कंप्लेंट, किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ। किसके सामने, एक हम लोगों ने कमिश्नर बनाया हुआ है, ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर, ठीक है, उसके सामने आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। और अगर इफ नो ऑफिसर इज अपॉइंटेड, सो कोई भी ऑफिसर नहीं फिलहाल अपॉइंट हुआ हुआ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर के लिए, तो आप बोर्ड के चेयरपर्सन के सामने भी अपनी उस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो, ठीक हो गया, अगर आपको कोई शिकायत है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समरी करके बता देती हूँ। यहाँ पे उसने कहा है कि अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर, कि इस एक्ट के तहत जो हमारी अथॉरिटी है ना, हमने अथॉरिटी पढ़ा था शुरू के सेक्शन में, वो लीड रेगुलेटर होगी। देखो इस एक्ट के तहत हमने देखा कि एक तो ये अथॉरिटी है, उसके अलावा और बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो हम जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स भी हैं। अगर लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो भी एक्ट चल रहा होता है ना, अल्टीमेट फैसला उस एक्ट की अथॉरिटी का होता है। बाकी कोई भी एक्ट उसके ऊपर बेशक अप्लाई हो रहा हो, लेकिन वो सेकेंडरी वैल्यू के होते हैं। यहाँ पे उसने यही कहा है कि चाहे और जितने भी एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इस शेड्यूल लॉज के तहत, लेकिन जो हमारी अथॉरिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, लीड रेगुलेटर रहेगी, अनलेस शर्त यह है कि जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए से किसी और को ये ओहदा ना दे दे, तब तक लीड रेगुलेटर कौन रहेगी, वो अथॉरिटी ही रहेगी। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 55 है, जो कि कहता है डायरेक्टिव्स बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टिव्स मतलब हिदायत की गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन जो है ना, वो नोटिफिकेशन के जरिए से अथॉरिटी को डायरेक्टिव जारी करती रहती है कि इसको आप इंप्लीमेंट करें, ठीक है। वक्त के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हर डिपार्टमेंट जो है, मतलब सारे एक डिपार्टमेंट जैसे पुलिस हो गया और दूसरी एजेंसीज हो गई, ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। फलानी अगर मुझे पुलिस से कोई डाटा चाहिए कि फलां शख्स का, तो मैं वो उससे ले सकती हूँ, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमें अलाउ है, ठीक है। सेक्शन 56 इस एक्ट के तहत इस बात की इजाज़त देता है। और अथॉरिटी जब चाहे उसने क्या, वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ वो क्या कर सकती है, किसी भी अरेंजमेंट के तहत किसी भी एग्रीमेंट में आ सकती है कि ठीक है आज से आप हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 14 तक है। उसके बाद आगे चल लेते हैं जल्दी जल्दी। चैप्टर 15 हमें क्या कहता है, असिस्टेंस टू द अथॉरिटी एंड विसल ब्लो डिस्क्लोजर, कि अथॉरिटी की असिस्टेंट करना, उन्हें मदद करना, ठीक है। ये जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अथॉरिटी किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फर्ज करे वहाँ पुलिस से कहती है कि मुझे वही वाली बात है, डाटा चाहिए, तो वो पाबंद है इस बात के कि वो उस अथॉरिटी की क्या करेंगे, असिस्टेंस करेंगे, मदद करेंगे। सेक्शन 57 उनको कह रहा है, ठीक हो गया। और या फिर अथॉरिटी को मदद चाहिए या किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन पे कोई मदद चाहिए, ठीक है। इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन उसने बताया हुआ, इन्फोर्समेंट स्क्वाड से रिलेटेड कोई मदद चाहिए, ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए कोई मदद चाहिए, क्योंकि अक्सर एमरजेंसी सूरत हाल हो जाती है जब आपको ज़्यादा नफरी की ज़रूरत पड़ती है, तो अब आप लोग तो मंगवा सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, इसमें उसने क्या बताया मैं आपको बता देती हूँ। उसने कहा है कि जब एक विसल ब्लोअर अपने को इन्फॉर्मेशन देता है, सबसे पहले वो किसको दे सकता है, सबसे जो लीस्ट दर्जा, निचला दर्जा जिसको वो दे सकता है वो ईओ है। ईओ से नीचे आईओ है, लेकिन आईओ को विसल ब्लोअर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्लियर। अब ईओ या उसके ऊपर जितने भी उन लोगों को उसने इन्फॉर्मेशन दी, जिसको भी दी, ठीक है, सॉरी, तो उसने क्या, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले उस विसल ब्लोअर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, आया ये ठीक है या नहीं। सेकेंडली उस विसल ब्लोअर का करेक्टर चेक करवाया जाएगा कि क्या ये खुद मतलब अच्छा इंसान है, ये इसका पीछे से क्लियर है, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर उसको मिला हुआ, उसका करेक्टर क्लियर है। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करवाया जाएगा और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, उसके ऊपर उस विसल ब्लोअर की खबर के ऊपर क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन मिली और फौरन से ही आपने वो कर लिया, एक्शन ले लिया। देखें, असेसमेंट होगी, वेरिफिकेशन होगी, फिर हियरिंग ऑफिसर जो है, अगर उसको लगेगा कि विसल ब्लोअर ने जो दिया है उसको इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो फिर आगे वो हियरिंग ऑफिसर एसडीओ से कहेगा इसके ऊपर इंक्वायरी करो, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे बताओ, फिर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसके बाद है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से मुराद ये कि जाहिर है अगर विसल ब्लोअर की खबर सच्ची हुई तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला हुआ तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे उसने रिवॉर्ड पनिशमेंट में ये बात बताई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उसको रिवॉर्ड जो मिलेगा वो तो जाहिर है ये लोग मिलकर तय करेंगे। हेयरिंग ऑफिसर हो गया, ठीक है, जो कॉस्ट डिटरमाइन करता है, ये आगे ऊपर से जो बोर्ड है, बोर्ड के चेयरपर्सन से अप्रूवल लेके देता है कोई भी रिवॉर्ड हो, ठीक है। अब रिवॉर्ड की सूरत में मिलेगा। अब फर्ज करें विसल ब्लोअर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, चाहिए, अब हमने उसको वो सर्च करवाया, मतलब असेसमेंट करवाई उसकी, तो पता चला कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है पड़ी, इसने हमें कोई नई खबर नहीं दी, तो हमें उसको रिवॉर्ड नहीं देना। रिवॉर्ड उस सूरत में मिलेगा जब विसल ब्लोअर की कोई खबर से जो हमारे पास ना हो, पहली बात ये, और दूसरा उसकी उस खबर से हमें कोई मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि पता चल रहा हो कि पता चला था फलां शख्स ने ये इंक्रोचमेंट की हुई है सपोज, ठीक है, कोई होर्डिंग की हुई है। अब उससे अगर गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को ज़ाहिर यही फ़ायदा होगा ना, वो अपनी सारी जो स्टेट की प्रॉपर्टी अगर किसी ने इलीगली रखी हुई थी उसको रिकवर कराएगी, होर्डिंग की हुई थी उसको रिकवर कराएगी, ठीक है, ये फ़ायदा हो रहा है ना। तो इस सूरत में फिर विसल ब्लोअर को क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है। अदरवाइज अगर वो ऑलरेडी अथॉरिटी या बोर्ड के नॉलेज में वो चीज़ है, ठीक है, तो फिर विसल ब्लोअर को कोई भी फ़ायदा या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। वो देखो उसने लिखा हुआ द डिस्क्लोजर इज ऑफ नो वैल्यू।
और उसके बाद उसने कहा है अगर पता चला है कि ये गलत था, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी विसल ब्लोअर ने, तो उसकी सज़ा बस हमें याद रखनी है 1 साल की सज़ा है उसकी, और उसका जो फाइन है वो भी 1 लाख का है। अभी आपने देखा है या दोनों, अभी तक 1 साल इम्प्रिजमेंट की सज़ा किसी की भी नहीं थी। ऊपर हमने जो नॉर्मल ऑफेंसेस देखे हैं, आम ऑफेंसेस इस सेक्ट के तहत जो होंगे उसमें 6 महीने की सज़ा और 3 लाख उसका जुर्माना था, राइट। और जो अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी पीरा के किसी एम्प्लॉय ने की थी तो उसमें भी हमने देखा था 1 लाख जुर्माना, 6 महीने की सज़ा। लेकिन विसल ब्लोअर के लिए ख़ास तौर पर कि उसको 1 साल की सज़ा होगी, ठीक है, और उसका जुर्माना कितना होगा 1 लाख, ये दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब विसल ब्लोअर की जो आइडेंटिटी है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसने कहा कि जब तक विसल ब्लोअर खुद नहीं चाहेगा, उसकी मर्जी के बगैर आप विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते, ना ही इवन कोर्ट के सामने कि हमें इन्फॉर्मेशन किसने दी है। हाँ, विसल ब्लोअर इजाज़त दे देता है तो फिर आप कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड एम्प्लॉयज़ की, आम आवाम जो है वो भी अथॉरिटी और एम्प्लॉयज़ की मदद करेंगे। उसके बाद है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, पब्लिक भी इंफॉर्मेशन दे सकती है कि फलां ऑफेंस फलां जगह पे सर्जी हो रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आम आवाम ये भी कर सकती है, दे सकते हैं हम जैसे लोग भी। उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा इसमें इतनी कोई खास वो बातें नहीं है इसलिए मैं ज़रा जल्दी जा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट। लोकल हेडमैन जो हैं और चौकीदार जो हैं गांव के, वो भी असिस्ट करेंगे अथॉरिटी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 जो कहते हैं कि कॉस्ट, रिवार्ड एंड रिफंड के इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ईओ जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है हेयरिंग ऑफिसर को थ्रू एसडीओ कि ये इन्फोर्समेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड है, और उसके बाद अल्टीमेटली फाइनल किसने करनी होती है, वो हेयरिंग ऑफिसर नहीं करनी होती है, ठीक है। किसकी इन्फोर्समेंट कॉस्ट को फाइनल करना होता है, किसने, हेयरिंग ऑफिसर ने। यहाँ से बस आपने ये बात याद रखनी है, हेयरिंग ऑफिसर जो ईओ ने सजेस्ट की होती है रिपोर्ट, उसको अप्रूव भी कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस भी ला सकता है, उसकी मर्जी है। सही हो गया जी। और फिर उस कॉस्ट को किससे रिकवर कराया जाता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, ऑफेंडर उसको रिकवर करता है। अगर वो ऑफेंडर नहीं पे करेगा तो फिर हमने पढ़ा था उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी या कोई भी उसके आर्टिकल है उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, ऑक्शन कराया जाएगा, और फिर वगैरह वगैरह, हमने सारा प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जो कॉस्ट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में गेट द, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलेगी। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जो कॉस्ट है वो किसको मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन वही कर रहा है। रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज़ अगर कोई अच्छा काम करते हैं, एक्सेप्शनल काम करते हैं, तो उनके लिए रिवॉर्ड भी रखे गए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद है रिफंड और फाइन। अगर किसी के ऊपर फ़ाइन लगाया था लेकिन पता चला है कि नहीं जनाब वो गिल्टी नहीं था, उसका फ़ाइन उसको वापस कर दिया जाएगा। 68 में कह रहा है रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, कि आपका जो पता चला है कि फ़र्ज़ करें ना मैं ऑफेंडर हूँ, ठीक है, मैंने स्टेट की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था। अब मुझसे पीरा की जो अथॉरिटी है वो उस जगह को तो रिकवर करा ही लेंगी, लेकिन मुझसे उस जगह का किराया भी मांगेगी जितना अरसा मैंने उस जगह को यूज़ किया होगा। ज़ाहिर है मैंने इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया था, तो फिर मुझे उसका किराया भी देना है, ठीक है। उस बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17, वो कहता है फाइनेंस अकाउंट एंड एडिट। उसमें वो कह रहा है कि एक फ़ंड है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इस एक्ट के तहत एक फ़ंड बनाया जाएगा, ठीक है। और वो फंड हम क्यों बना रहे हैं, ताकि इस एक्ट के तहत जितने भी हमारे पैसों के मामलात हैं वो उस फंड से हम पैसे लें, ठीक है। उस फंड में पैसे ज़ाहिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डालने हैं, ये देखें उस फंड को अप्रूव जो किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी। उसके बाद है फंड शैल बी मेंटेन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, नो सम शैल बी ड्रॉन बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर और ड्राइंग एंड डिसर्बिंग फ्रॉम द फंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। फंड से 1 रुपया भी कोई भी नहीं निकाल सकता, ना तो डीडीओ ना कोई भी अथॉराइज्ड ऑफिसर, जब तक अथॉरिटी परमिशन नहीं दे देगी। ये बात याद रखने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद अथॉरिटी जो है वो हियरिंग ऑफिसर को अथॉराइज कर देती है कि आप जो है इस मकसद के लिए पैसे निकाल सकते हैं फंड में से। किस किस मकसद के लिए, कि आपने एम्प्लॉय को कोई रिवॉर्ड करना है, कोई आपने विसल ब्लोअर को पैसे देने हैं, ठीक है, कोई आपने किसी किस्म की कॉस्ट देनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉस्ट देनी है, ठीक है। और इस तरह के कोई भी आपने वेलफेयर कॉस्ट ऑफ एनी परमिटेड वेलफेयर इनिशिएटिव जो अथॉरिटी ने लिया उसके लिए, तो कौन सिर्फ हियरिंग ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो फंड से पैसे विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू ऑफ अथॉरिटी, अगर डेफिसिट हो रहा है मतलब उस फंड में पैसे कम या खराजात ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू में से क्या करेगी,
अथॉरिटी की मदद करेगी। उसके बाद है अकाउंट्स, उसने कहा कि इस एक्ट के तहत जो है ना प्रॉपर्ली अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे तमाम इनकम के, एक्सपेंडिचर के, एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। बजट, इस एक्ट के तहत एक बजट भी अथॉरिटी जो है ना एक एस्टिमेटेड अपने ऑफिसर्स के थ्रू बनाएगी। जैसे कि देखें एक मुल्क का बजट होता है, एक सूबे का बजट होता है, एक घर का हम बजट बनाते हैं, हमारी सैलरी आती है, हम उसका बजट होता है हमारा कि अच्छा इतने आएंगे, इतने हमने यहाँ लगाने, इतने यहाँ। तो ये तो पूरा एक एक्ट है, इस एक्ट के तहत भी एक बजट बनाया जाएगा जो कि अथॉरिटी ने बनाना है, ठीक है। और वो बजट की रिपोर्ट हम किसको देंगे? गवर्नमेंट को अल्टीमेटली, क्योंकि पैसे तो फिर गवर्नमेंट नहीं देने हैं ना। उसके बाद ऑडिट, ये हर साल ऑडिट कराया जाएगा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ऑडिट करना किसने है, ठीक है। ऑडिटर जो अपॉइंट होगा वो कौन होगा? विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो होगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट करेगा और रिपोर्ट बताएगा कि हाँ जी कितनी कोई इंप्रूवमेंट हुई है काम में। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश की जाएगी और वो किसके सामने रखी जाएगी? प्रोविंशियल असेंबली के सामने। जाहिर है प्रोविंशियल असेंबली ने ही पीरा एक्ट के लिए मंजूरी दी है तो उनको बताना भी है कि ये देखें जी ये काम इस साल में हुए हैं, 90 दिन के अंदर अंदर ऑफ इट्स रिसीट एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, उनके सामने पेश की जाएगी। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 18, वो मिसलेनियस का। मिसलेनियस में वो क्या कहता है कि हमारे पास डेलीगेशन ऑफ पावर है। हमें भी पता है इस एक्ट के तहत अथॉरिटी अपने ऑर्डर के जरिए से कोई भी पावर जो वो डेलीगेट कर सकती है, जैसे कि नीचे वो किसी को भी दे सकती है, बोर्ड को दे दे, दूसरी एजेंसीज को दे दे, या कमेटी ऑफ गवर्नमेंट को दे दे। तो अथॉरिटी जो है वो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ जिसको वो मुनासिब समझती है पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 74 है कि पावर्स की डेलीगेशन कहाँ पे हो रही है? सेक्शन 74 में हो रही है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट्स, इसमें वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो तमाम पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत। क्या कहलाएंगे? वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इस एक्ट के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ ना कोई मुकदमा किया जाएगा, ना कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और ये समझा जाएगा कि इस एक्ट के तहत वो जो भी काम कर रहे हैं वो इस एक्ट की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए विच इज़ इन द गुड फेथ, ये मैंने सारा रीड किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको इसका क्रक्स बताए जा रही हूँ, बस आपको इसका, ताकि जब रिवाइज आप करें ना और हेडिंग देखें आपको पता इंडेमनिटी, अच्छा इसका मतलब ये कि ऑफिसर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये इस एक्ट के तहत सेक्शन 21 में जो है ये ऑफिसर जो है पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। ओवर राइडिंग इफेक्ट हम हर एक्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि इस एक्ट, देखें हर एक्ट कोई भी अकेला काम नहीं करता। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना पाकिस्तान पिनल कोड का हमने लफ्ज यूज़ किया था, तो हर एक्ट के अंदर कोई ना कोई दूसरे एक्ट जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, जाहिर है। लेकिन हमेशा जो सुपीरियर रैंक रहेगी ना वो हमेशा आपका वो जो एक्ट होगा उसके अप्लाई हो रही होगी। जैसे फर्ज करें मैं कहती हूँ कि एक शख्स ने जुर्म किया, लेकिन अगर मैं उसको कोड की नज़र से देखूँ 1898 वाले कोड की नज़र से, तो उसकी सज़ा थोड़ी कम बनती है या ज़्यादा बनती है चले, और इस एक्ट के तहत उसकी सज़ा कम बन रही है तो हम उसकी सज़ा ज़्यादा नहीं करेंगे कि वो कोड के तहत ज़्यादा बन रही है, हमें देखेंगे इस एक्ट के तहत उसका क्या बन रहा है, ठीक है। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जितने भी और एक्ट्स या और लॉज इस एक्ट में शामिल है ना उन सब की सेकेंडरी वैल्यू है, पहली प्राइमरी वैल्यू किसकी होती है? हमारे इस एक्ट की होती है। ओवर राइडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स कौन बनाता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बनाना है, ठीक है। और कैसे बनाती है? ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके। पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, ये मैंने आपको हमेशा डिफरेंस बताया, रूल गवर्नमेंट बनाया करती है, रेगुलेशन जो वो अथॉरिटीज बनाया करती हैं, ठीक है। द अथॉरिटी, ये देखिए लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्यों बनाई जाती हैं? कि वो जो रूल बने हैं ना उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए। पावर टू अमेंड द शेड्यूल, शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास है? जाहिर है इतना बड़ा काम है गवर्नमेंट के पास होगी। गाइडलाइंस देने की पावर अथॉरिटी में विद पहले उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम वो गाइडलाइंस दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को कि अब आप ऐसे काम कर लें या ऐसे काम कर लें, ठीक है। ये नाम याद रखने कौन क्या करेगा। शेड्यूल अमेंड किसने करना है? गवर्नमेंट ने। गाइडलाइंस कौन देगी? अथॉरिटी, लेकिन क्या खुद से नहीं, गवर्नमेंट के अप्रूवल से। और सेक्शन 82 क्या कहता है? रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, किसी भी काम में कोई भी, इनके काम में कोई भी रिमूवल आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, सॉरी, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक सच ऑर्डर नोट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन एज मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग सच डिफिकल्टीज। बस नाम यहाँ से याद रखना है को डिफिकल्टी कोई भी आ रही है उसे कौन रिमूव करेगा? गवर्नमेंट रिमूव करेगी, दैट्स इट, ठीक है। ये था हमारे 82 सेक्शन जो कि हमने जल्दी से कवर कर लिया और इसी के साथ हमारा पीरा एक्ट 2024 ख़त्म हो गया। इसके शेड्यूल एक है और इसके अंदर हमने देखे हैं ये सारे एक्ट हैं जो हमने करने हैं जो अलग से हमारे सिलेबस में भी मौजूद है। टेनेंसी एक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, प्राइस कंट्रोल हम लोग कर चुके हैं, प्राइस कंट्रोल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे वीडियोस मौजूद है, नहीं देखी तो देख लें एक दफ़ा। कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट लैंड में कंप्लीट करा चुकी हूँ और टेनेंसी मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा सिर्फ आ जाता है पंजाब लैंड रेवेन्यू है, ठीक है जी। कुछ भी ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।